नमस्कार। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज और आपको पता ही है कि गांव के अंदर पंचायती राज का इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। तो इसी को लेकर आज हम गांव हैदराबाद में पहुंचे हैं। यहाँ पर किसान नेता रमनदीप सिंह जी रम्मी है, जिन्होंने किसानी आंदोलन के अंदर भी अपनी एक अहम भूमिका निभाई है और काफ़ी सारे गांव के किसानों को भी जोड़ा है। और आज हम उनसे किसानी आंदोलन के मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। और अब वो सरपंच पद के लिए भी उम्मीदवार हैं, एक ईमानदार है, शिक्षित है और साथ के साथ जुआ है। जी रमनदीप जी, आप सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारी टीम आपका दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी देख ही रहा था, आप काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, मतलब चुनाव के अंदर इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं। बिल्कुल जी, चुनाव का समय बिजी तो होना स्वाभाविक है। और हम तो चुनाव हो या ना हो, हम तो समाज की सेवा के लिए 24 घंटे सातों दिन व्यस्त ही रहते हैं लोक सेवा में। सर एक बात बताइए, आप जब किसान आंदोलन से जुड़े रहे तो थोड़ी सी उस किसान आंदोलन की प्रक्रिया बताइए, कैसे आपने संगठन को शुरू किया, उसको खड़ा किया। तो अब तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा, काफ़ी गांव तक भी फैला हुआ है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए किसानी आंदोलन से, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे हैं इससे। अ, सबसे मुख्य बात है जी, लोगों का साथ। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो हम सभी युवा ने मिलकर, और जो हमारे टोहाना से जो पुराने किसान नेता थे, सबके साथ से आशीर्वाद से हम सभी युवा इकट्ठे हुए। फिर हमने अपने गांव में मीटिंग की। फिर यहाँ पर 10-12 गांव इकट्ठे हुए। और उसके बाद जैसे जैसे युवाओं के और गांव वासियों की एकता बढ़ती गई, और एकता बढ़ने के कारण हमने संगठन शुरू किया। और फिर सब संगठन इकट्ठा हुए। और उसका नतीजा आपने देखा कि 1 साल के लंबे वक्फे के बाद हमने बड़ी शानदार जीत हासिल की। ये जीत मजदूर की, किसान की, हर वर्ग की जीत थी। और अगर हमारी एकता ना होती तो शायद हम किसान आंदोलन ना जीत पाते। लेकिन आप सब पत्रकार बंधुओं और लोगों के साथ से, किसानों मजदूरों के साथ से हमने ये आंदोलन जीता। सर लेकिन हम अब भी देख रहे हैं कि बहुत सारी मांगे अभी भी पेंडिंग है। जैसे एमएसपी का कानून बना, तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि ये सरकारों की एक लापरवाही है, या सरकार ने किसानों को कहीं ना कहीं एक लॉलीपॉप दी है। तो ये है कि सरकारें हमें कुछ देना ही नहीं चाहती। जो हमारे पास है वो खोसने पर लगे हुए हैं। जैसे आपने बात की एमएसपी के मुद्दे पर, सबसे पहले तो लोगों में जागरूकता भी कमी है और एकता की भी कमी है। हमने आंदोलन जीता, जो काले कानून थे वो रद्द करवाए। और एमएसपी की लड़ाई भी जारी है और निरंतर जारी रहेगी। हो सकता है आने वाले कुछ समय में हमें इससे भी बड़ा आंदोलन लड़ना पड़े। इसीलिए कि सभी किसान संगठन और सब ने मिलकर यही राय बनाई कि इस पंचायती चुनाव में जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए युवा थे, जो भी सपोर्टर थे हर वर्ग से, वो इस चुनाव में हिस्सा ले। और लोगों से भी अपील करते हैं कि जो भी किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ उम्मीदवार है उसकी डटकर सपोर्ट करें। क्योंकि जब किसान आंदोलन था तो उस समय सिर्फ 2-3% ही सरपंच किसान आंदोलन के सपोर्टर थे। अंदर खाते हो सकते हैं थोड़े बहुत हो, लेकिन सरकारों के दबाव में उन्होंने किसानों की सपोर्ट नहीं की। और इसी वजह से अब सबने फैसला लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान और मजदूर के समर्थित पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद मेंबर बनाए, ताकि आने वाले समय में अगर हमको इससे भी बड़ा आंदोलन लड़ना पड़े तो एक आवाज़ पर हम सब इकट्ठे हों। और सबसे मुख्य बात है वो है एकता की। इलेक्शन आते जाते रहते हैं, चुनाव आते जाते रहते हैं, सबसे बड़ी बात है एकता की और भाईचारे की। हमें ये देखना होगा कि किसान, मजदूर और हर वर्ग के हित के लिए कौन सा उम्मीदवार बेस्ट है, और उसी को हम चुनें और एकता बनाए रखें। एकता से ही हमारी जीत होगी, तभी हम सरकारों को झुका सकते हैं, अपने हक ले सकते हैं। सर आप सरपंच पद के उम्मीदवार है, यदि मैं आपकी क्वालिफिकेशन समझूं तो कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं? मैंने जी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है। जी
सर अगर मैं इसी गांव के अंदर बातचीत करूं, बगल में बुड्ढनपुर भी पड़ता है जो आप ही के गांव के अंदर आता है, तो क्या क्या मुद्दे हैं जब आप गांव के अंदर घूम रहे हैं तो? मुद्दे तो जी बहुत सारे हैं। जैसे ठीक है, गलियां नालियां बन चुकी हैं, पिछले सरपंच साहब ने भी अच्छा काम किया था, लेकिन सबसे कमियां थोड़ी बहुत ही रह जाती हैं, उनको हम दूर करेंगे। हमारे गांव में सबसे बड़ा मुद्दा है जो, वो है जी हमारे सरकारी स्कूल का, +2 तक का स्कूल है। इसकी पिछली बिल्डिंग लगभग 40-45 साल हो गए बने हुए, इससे भी ज़्यादा हो गए होंगे, और वो बिल्कुल खस्ता हालत में है। और हम सरपंच बनकर, पहले हमारा संघर्ष जारी है, संघर्ष कर रहे हैं काफ़ी 5-6 साल से हम अपने गांव के लिए। सबसे पहले तो हम स्कूल की बिल्डिंग बनवाएंगे, और स्कूल में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर हर सहूलियत से अपने स्कूल को लैस करेंगे, जैसे एसी, कैमरे, डिजिटल क्लासरूम, बच्चों को अच्छी वर्दियाँ, और जो स्टाफ की कमी हो, टीचरों की कमी पूरी करने के लिए गांव के पढ़े लिखे युवा युवतियों को पंचायत नौकरी देगी। इससे बच्चों में शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा और रोज़गार भी मिलेगा। और जो प्राइवेट स्कूलों में आम वर्ग की लूट होती है, उससे भी बचेंगे, और मजदूर वर्ग के बच्चों को भी उच्च शिक्षा मिलेगी। हम स्कूल में आने वाले समय में सीबीएसई का भी ऑप्शन देंगे, और ये जो हरियाणा भिवानी बोर्ड है वो तो चल ही रहा है, साथ में इंग्लिश मीडियम भी करेंगे। जो बच्चे हिंदी मीडियम पढ़ना चाहेंगे हिंदी पढ़ेंगे, जो इंग्लिश मीडियम से प्राइवेट स्कूलों से हटकर यहाँ अपना एडमिशन कराएंगे, वो उनको इंग्लिश मीडियम में भी शिक्षा देंगे। मुख्य मुद्दा हमारा शिक्षा का है, और स्पोर्ट्स का। हमारे स्टेडियम वैसे गांव में बना हुआ है, लेकिन उसकी देखरेख के लिए कोई आगे नहीं आया, इसलिए हम सभी युवा मिलकर एक टीम बनाकर हम काम कर रहे हैं। जो भी मूलभूत सुविधाओं से है स्टेडियम को लैस करेंगे, वहाँ पर ट्रैक बनवाएंगे और कोच का पक्का प्रबंध करेंगे, ताकि हमारे गांव के युवा इंटरनेशनल लेवल तक का अपने माँ बाप का और गांव का नाम रोशन करें। हमने जो घोषणा पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें हमने बाकायदा ये दर्ज किया हुआ है कि हम खिलाड़ियों को हर सुविधा देंगे। जैसे उनको खुराक होगी, गांव में साल में 2 बार टूर्नामेंट करवाने का पक्का प्रबंध करेंगे, यानी कि उनको हर आर्थिक और सामाजिक सहायता देंगे। पूरा गांव डटकर युवाओं की सपोर्ट करेगा, ताकि हमारे गांव का नाम रोशन करें। सर मैं यदि आपके मैनिफेस्टो की बात करूं, तो क्या क्या आपके मैनिफेस्टो के अंदर मुद्दे आते हैं? यदि आप गांव के सरपंच बने हैं तो क्या क्या उनसे ऐसे विकास करें जो आप करवाने का काम करेंगे? हमारे गांव में जी हमने 30 काम लिखे हुए हैं मैनिफेस्टो में, और सबसे मुख्य काम जो आपको पहले बता चुका हूं मैं, सरकारी स्कूल के मॉडिफिकेशन का है। स्मार्ट स्कूल बनाना है हमें, और स्टेडियम को हर सुविधा से लैस करना है, और उसके बाद एक डिस्पेंसरी या छोटा हॉस्पिटल बनवाएंगे, ताकि शहरों में प्राइवेट हॉस्पिटलों की लूट से बचा जा सके। और गांव में जो हमारे जोड़ की समस्या काफ़ी बड़ी है, काफ़ी सालों से लगातार ओवरफ्लो है, उसके हल के लिए हम इस जोड़ के कोड को जड़ से निकालेंगे। हम पाइपलाइन डालकर जोड़ में इसको गांव से बाहर करेंगे, और वो पानी हम किसानों को सिंचाई के लिए मुहैया करवाएंगे। और इस जोड़ को थोड़ा छोटा करके यहाँ साइड में यानी कि पार्क वगैरह बनाएंगे, ताकि हमारे जो हमारी माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं, उनको लिए झूले वगैरह वहाँ लगाकर, ताकि वहाँ पर सभी माताएं बहनें सुबह शाम इकट्ठी हों और आपस में दुख सुख करें। और जो वहाँ पर गंदगी है जोड़ की, जो नज़दीकी वहाँ बस्ती है, घर हैं, और उनको बीमारियों से और गंदगी से निजात मिल सके। और यही हमारे मुख्य मुद्दे हैं। बाकी जो मैनिफेस्टो में आपको मैं दूंगा मैनिफेस्टो, आप उसको जूम करके लगाना स्क्रीन पर। और काफ़ी मुद्दे हैं, लाइब्रेरी का है जी, और हम देख रहे हैं कि पानी की पूरी साफ व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पानी से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, तो इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? हमने जी काफ़ी लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे थे। हमने नया वाटर बॉक्स, जो कि नहरी पानी का वाटर बॉक्स है, वो हमने पास करवा लिया है। बहुत जल्द 2-3 महीनों के अंदर अंदर वो वाटर बॉक्स बनना शुरू हो जाएगा। उसका पानी 4-5 गाँव को दिया जाएगा। और वाटर बॉक्स
के पानी जो हमारे पहले वैसे ट्यूबवेल बोरवेल लगे हुए हैं, लेकिन उनका पानी इतना अच्छा नहीं है और इसीलिए हमने ये नहरी पानी का वाटर वर्क्स पास करवाया है। इससे गांव को पानी तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। जैसे इसकी पाइपलाइन हमारे हिमाचल ढाणी है, वहाँ पर अभी तक पानी नहीं पहुँचा, पाइपलाइन नहीं पहुँची। सबसे पहले वह पाइपलाइन डलवाएंगे और गांव बुड्ढनपुर में जो ढाणियों में लोग बसे हुए हैं उनके घर तक भी पानी अभी तक नहीं पहुँचा और वो पाइपलाइन डलवाएंगे, यानी कि हर घर तक पानी पहुँचाएंगे। सर आप युवा भी हैं, हम देख रहे हैं कि युवा ज़्यादातर नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, तो उन्हें नशों से दूर करने के लिए आप क्या विशेष कार्य कर सकते हैं? हम जी एक तो जागरूकता मुहिम चलाएंगे और एक गांव में कमेटी बनाएंगे। गांव में कोई भी नशा बेचेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई करवाएंगे, पहले उसको समझाएंगे और अगर वो नहीं हटता तो उसको जेल पहुंचाएंगे। गांव का कोई भी व्यक्ति उसकी जमानत तक नहीं करवाएगा। और जो युवा, वैसे हमारे गांव में बहुत कम, थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है अभी तक नशे का प्रकोप। और जो भी है, अगर कोई नशा करता है किसी भी तरह का तो उसकी हम सहायता करेंगे, उसको मेडिकल सहायता करेंगे, दवाई वगैरह दिलवाकर, काउंसलिंग करवाकर उनको ये नशे के कोड़ से मुक्त करवाएंगे। एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, 7-8 साल पहले मैं भी कुछ समय, क्योंकि मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है, मैं भी कुछ समय इस नशे की चपेट में रहा, लेकिन भगवान का शुक्र और माताएं बहन, मेरे माँ और मेरे भाइयों का, युवाओं का साथ रहा, उनकी अरदासों से मैं इस कोड से निकला। और मैं इसीलिए सबको बताता हूँ कि कोई भी युवा इस नशे की दलदल में ना जाए, अपने घर को बर्बाद ना करें। आप सोचें समझें, अपने बच्चों का ख्याल करें, अपने परिवार का ख्याल करें। और इसके फ़ायदे नहीं हैं, इसके बहुत बड़े नुकसान हैं, ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। हमारा समाज पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। आप पंजाब में आप देख सकते हैं क्या हालात हैं। और वैसे तो ये वर्ल्ड वाइड ही है नशा। ये नशे की जो दलदल है ये हमारे समाज को खोखला कर रही है और इसको दूर करने के लिए हम हर संभव से भी असंभव कोशिश भी करेंगे। डटकर नशे के ये कोड को हम दूर करेंगे। सर हम देख रहे हैं कि गांव के अंदर डिस्पेंसरी भी नहीं है, क्योंकि जब कोई बीमार पड़ जाता है तो छोटी मोटी दवाई तो डॉक्टर से मिले, लेकिन जब कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट या कुछ, तो उसके लिए डिस्पेंसरी भी नहीं है। तो क्या ऐसी सुविधाएं भी हम करें, या इसके अलावा चोरियों से सीसीटीवी कैमरे का भी उचित प्रबंध नहीं है? बिल्कुल जी बिल्कुल, यही बातें हमने डिस्पेंसरी की भी, जैसे 5 बेड का हॉस्पिटल बनाने के लिए भी हमने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। और कैमरे का तो सबसे पहले, अगर गाँव वासी, वैसे बहुत सहयोग मिल रहा है मजदूर वर्ग का भी, किसान वर्ग का भी, हर गाँव वासी का, नौजवानों का। और हम डटकर सबसे पहले सरपंच बनते सारी गाँव में सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, भी गांव को हर तरीके से सेफ करेंगे ताकि गांव वासियों को, समाज को कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। सर किसानी आंदोलन से जुड़े एक बात मैं और पूछना है, जो किसानों की अभी पेंडिंग है बातें, तो क्या उसको पुनः लागू करने के लिए एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू हो सकता है? बिल्कुल, आगे अगर हमारे हक नहीं मिले तो आगे आंदोलन शुरू होगा। और जैसे सरकारों की नीतियाँ, ये मजदूरों को भी किस तरीके से उनके जो हक बनते हैं उनको से वंचित किया जा रहा है, और किसानों को भी हो सकता है आगे होगा। जैसे वर्ल्ड वाइड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है जो वन नेशन वन गवर्नमेंट का, उसको भी लागू कर रहे हैं जो पूंजीपति लोग हैं। उसके डटकर सामना करने के लिए किसान मजदूर भी तैयार है और हमेशा तैयार रहेगा। सर जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जनता से और मेरे गाँव वासियों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आप उसको वोट दें जो आपके दुख सुख में खड़ा हो, जो पिछले लंबे समय से काम कर रहा हो। क्योंकि सरपंची का जब चुनाव आता है तभी सभी कैंडिडेट कहते हैं भी मैं विकास करवाऊंगा। क्या पहले किसी ने आपके हाथ बांध रखे थे कि आप काम नहीं करवा सकते? क्या किसी ने दीवार निकाली हुई थी कि अगर आप सरपंच बनोगे तो ही लोक सेवा हो सकती है, समाज सेवा हो सकती है, तभी काम करवाए जा सकते हैं? क्या पहले नहीं काम करवाए जा सकते? मैं पहले कोई ना पंच ना सरपंच, कुछ भी ना, आम नागरिक हूँ। और हम भी तो पूरी टीम सहित पिछले 5-7 साल से गाँव के लिए काम कर रहे हैं। हम हर ग्राम सभा जो होती है हमारे गांव में, 2 बार कानून है, 1 साल में 2 बार ग्राम सभा होती है। हम ग्राम सभा के माध्यम से आवाज़ उठाते हैं, मांगे रखते हैं और
उन्हीं मांगों में से हमने जैसे आंगनबाड़ी का काम चल ही रहा है, ये भी हमने सारी टीम ने मिलकर पास करवाया है, वाटर वर्क्स पास करवाया है और हमारे गांव में जिम भी पास हो चुकी है, लाइब्रेरी भी पास हो चुकी है। ये मांगे हमने पहले ही ग्राम सभा के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई और जो पास भी हो चुकी हैं। बाकायदा ये मांगे हमारी मैनिफेस्टो में भी दर्ज है। हमने 30 काम जो समस्याएं हैं, देखो समस्याएं तो है, काम करने की ज़रूरत है समस्याओं के हल पर, उनका हल कैसे किया जाए। अगर मेरे गांववासी मुझे मौका देते हैं, मुझे यकीन है कि मेरे गांववासी काम करने वाले को वोट देंगे, ना कि जो चुनाव के समय आते हैं और चुनाव में हर तरह का अपने हथकंडे अपनाकर चुनाव जीतने की कोशिश में रहते हैं और बाद में वो दिखाई नहीं देते। पिछले 70 सालों से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है और उसके बाद जब से 1966 से हरियाणा बना है, तब से पंचायती राज में जो जो चल रहा है सबके सामने है। और हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं लड़ रहे, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन हर हाल में करके रहेंगे। और काम, सिर्फ काम के मुद्दे पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम और कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ काम, विकास और गाँव का भाईचारा, सबको एकजुट करने का। चाहे जो हमें वोट करे न करे, हम किसी से पक्षपात नहीं करेंगे, सबके काम बराबरता से होंगे, सबको एकजुट करके रखेंगे, सबको एक समान रखेंगे। सर एक बड़ा मुद्दा है, वो इस देश का भी मुद्दा है, वो है भ्रष्टाचार। ईमानदार तो सब है, लेकिन भ्रष्टाचार को कोई ख़त्म भी नहीं करना चाहता। यदि आप गांव के सरपंच बन गए तो हम क्या माने कि आपको जो भी ग्रांटें मिलेंगी वो बिल्कुल पूरी की पूरी लगेंगी, उनमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा? बिल्कुल पूरी की पूरी लगेंगी जी। हमने बाकायदा घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि हम हर 3 महीने बाद जो भी हर तिमाही में काम होंगे उनका हिसाब किताब पूरे गांव की मीटिंग करके हर घर से एक आदमी को बुलाकर पूरे गांव को इकट्ठा करके उनके समक्ष रखा करेंगे। भी ये रहा जो अब तक हमने काम किया, ये आप देखिए, जांचिए, इसकी पड़ताल करिए। अगर हमने कोई गड़बड़ी की है, घपला किया तो हम पर डटकर कार्रवाई करवाएं। हम ये भ्रष्टाचार ने तो हमारे मुल्क को खोखला कर दिया जी। ये भ्रष्टाचार अफसरशाही ही बताती है। जो नए नेता बनते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं, उनको पहले नहीं पता होता कि भ्रष्टाचार कहाँ से होगा। अफसरशाही माफ़ करना, अफसरशाही अगर सही ईमानदार हो जाए, वो ना बताए बीच में से कुंडियाँ क्या होती हैं, जो वो ना बताएं, तो ये नहीं हो सकती, ये जो भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। क्योंकि नए नेता को क्या पता कहाँ से कैसे। और मैं विनती करूंगा अफसरशाही से, क्योंकि आप पढ़ लिख कर ही अफसर बनते हो और आप अनपढ़ नेताओं के आगे माथा टेकते हो। तो आप अपनी परख कीजिए, अपने ज़मीर से खुद को सवाल कीजिए कि हम किस लेवल पर हैं और हमारे मुल्क का, हमारे भविष्य का, नौजवानी का आगे क्या हाल होगा अगर हम इस भ्रष्टाचार की दलदल से नहीं निकले तो। संदीप जी ये बताइए, आपका जो गांव है वो किसानी क्षेत्र से जुड़ा है, वो तो लगभग सारे गांव हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गांव के अंदर फसल काटने के बाद पराली एक बड़ा मुद्दा रहता है, जिससे धुआं होता है और लोगों की आंखें भी जलती हैं और फेफड़ों के अंदर भी जाता है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल जी, ये पराली जलाने का मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी जड़ तक कोई क्यों नहीं जाता, ये मुद्दा बड़ा बना क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर सरकार हमें मशीनरी किसानों को मुहैया करवाए तो पराली जलाने की ज़रूरत क्या है। मशीनरी मुहैया करवाने की तरफ तो ना तो प्रशासन ना सरकार ध्यान देती है। जब फसल की कटाई हो जाती है और किसानों की मजबूरी है पराली को जलाना, क्योंकि अगर वो पराली को नहीं जलाते और मशीनें किसी गांव में तो एक आधी है, किसी में नहीं है, और उनकी बत्तर सूख जाती है और फिर दोबारा से रौनी करके उनको महीना 1.5 महीना लेट हो जाता है, फिर कणक की बिजाई लेट हो जाती है। और किसान मजबूरी वश क्या करे, सबसे ज़्यादा दिक्कत है छोटे किसान को और मध्यम वर्गीय किसान को। जो बड़ा किसान है वो तो 40-45 लाख की मशीनरी ला सकता है, लेकिन छोटा किसान कहाँ जाए बेचारा। अगर कोई एक आधी मशीन होती भी है तो छोटे किसान को वैसे भी मुहैया नहीं होती। वो जिसकी ज़्यादा ज़मीन है उनकी तरफ ही वो भागते हैं, भी इकट्ठा हमें मिल रहा है काम और वहाँ चले। छोटा किसान तो बेचारा आसमान से गिरा और खजूर पे अटके वाला काम हो गया। वो तो ना तो जी सकता है ना ही मर सकता है। इसके हल के लिए सरकारें और प्रशासन अगर
मशीनें मुहैया करवाए तो इस प्रणाली का हल हो सकता है, निपटारा हो सकता है, नहीं तो इसका हल कोई भी नहीं है। किसानों की मजबूरी है। इस बार हम आपको बताते हैं, हमारे गांव में बड़े ऑफिसर आए, वो राउंड लगा रहे थे कि किसान पराली जला रहे हैं, उनका सभी की ड्यूटी लगी हुई थी, पटवारी, तहसीलदार, सबकी एडीओ वगैरह की, और वो आते हैं, वो लिख कर ले जाते हैं, किसानों को जुर्माना कर देते हैं। एक दिन हम सब 15-20 किसान इकट्ठे हुए और वो अफसर भी आए, उनसे हमने पूछा भी ठीक है जी, आप ड्यूटी कर रहे हो, आप लिख रहे हो कि भी इस किसान ने पराली जलाई और हम इसे जुर्माना करेंगे। पहली बात आप ये बताओ भी आप इसके हल के लिए क्या कर रहे हो? आप हमें मशीनरी क्यों नहीं मुहैया करवा के देते? आप हमें मशीनरी मुहैया करवाओ। हमें 1 इंच भी किसान को शौक नहीं है पराली जलाने का, मजबूरीवश पराली जलानी पड़ती है। और जब हमने उनसे कहा मशीनरी का, वो बोलते हैं भी हमने तो डिमांड भेज रखी है, बहुत जल्दी आपको मशीनरी मिल जाएगी। मैंने कहा जी इस बार तो समय निकल चुका है, आगे आने वाले समय में हमें 2-3 महीने पहले मशीनरी मुहैया करवाओ, हमारे गांव को 5-6 मशीनें दो। हम 1 इंच भी पराली नहीं जलाने देंगे और ना ही किसान जलाना चाहता है। अगर आप अब कहो कि 15-20 दिन में, महीने में हम आपको मशीनरी दे देंगे, तो इस बार तो समय निकल चुका है। इस बार तो आग लगाना किसान की मजबूरी है और हम भी नहीं चाहते कि प्रदूषण हो। उसी प्रदूषण में हम भी सांस लेते हैं। क्या हम कोई किसान बाहर से थोड़ी सांस लेते हैं? और फिर किसानों की पराली का धुआं तो दिख जाता है। ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इनका प्रदूषण जो 12 महीने 30 दिन ही चलता है, उसका क्या हल कर रही है गवर्नमेंट? किसानों का धुआं तो 10-15 दिन का है, लेकिन फैक्ट्रियों का धुआं, बड़े बड़े कारखानों का धुआं तो 12 महीने 30 दिन चलता है। इस पर सरकारों को अच्छी नीतियां बनानी होंगी, अच्छी नीति से, नेक नीति से काम करना होगा। लेकिन फिर वही बात, सरकारें और प्रशासन ये करना ही नहीं चाहता। हर तरफ से किसान और मजदूर को दबाने की कोशिशें लगातार जारी रहती हैं। चाहे किसान को जुर्माने किए जाएं, चाहे पर्चे डालकर जेल में, लेकिन जब तक किसान यूनियन, मजदूर संगठन हैं, तब तक किसानों और मजदूरों पर अत्याचार नहीं होने देंगे और ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो ये थे गांव हैदराड़ा से सरपंच पद के उम्मीदवार अमनदीप सिंह रम्मी। आप देख रहे हैं द लाइन न्यूज। आप लोगों से अपील है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।